हेलो दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है, स्विच करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप नौकरी से अप्लाई कर रहे हो उसकी कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है और आप उनको कैसे सुधार सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी और उससे आपके पास इंटरव्यू कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी या फिर आपको नई जॉब्स की कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी या फिर स्विच के लिए कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको जाके अपनी प्रोफाइल में वो मेंशन करना है और वो चेंजेस करना है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स बहुत ही एक मैंने और टॉप टू डाउन अप्रोच में लिखे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो मेरा पहला पॉइंट क्या होगा कि पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट की तो पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अब इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आप मुझसे बोलोगे अश्विनी आपने पार्टिसिपेशन की बात क्यों की। देखो, दो चीजें होती हैं। लेट सपोज आप ये बंदे हो, है ना, और आपको क्या ऑप्शन दिया गया है कि एक पोर्टल है और आपने इस पे जाके डेली जॉब अप्लाई करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं जो आपकी प्रोफाइल देखेंगे भी। आप अप्लाई करते हो, है ना, और ये आपको रिप्लाई करते हैं कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल, और आपको क्या करना है, इनको रिज्यूमे देना है ना। तो दो तरीके होते हैं एक भी पोर्टल पे किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के। पहली, जब आप पहली बार जब अप्लाई करोगे किसी चीज़ को तो वो देखेंगे, आपको तुरंत आपके ईमेल आ जाएगा। दूसरी, वो वहीं उसी पोर्टल पे आपको मैसेज कर देंगे और बोलेंगे कि मुझे इस पे मेल करो। तो आप क्या कर रहे हो, सीधे अप्लाई करते जा रहे हो। आप बस सीधे चीज़ों को अप्लाई करते जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि उस पोर्टल को खोल के नहीं देख रहे, आपको क्या मेल्स आ रहे हैं वो नहीं देख रहे हो। तो आपकी जो पार्टिसिपेशन है पूरा जॉब अप्लाई करने में, है ना, आपका जो पार्टिसिपेशन है पूरा जॉब अप्लाई करने में वो अच्छी तरीके से नहीं है। तो इसके पीछे मैं आपको क्या एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ को कर रहे हो, तो उसको फिर 100% करो या फिर ना करो। सिंपल है। अगर आप इसको 100% कर रहे हो तो डेली आप उसको जाके रिफ्रेश करो, एडिट करो। ठीक है, और डेली आप चेक करो अपना इनबॉक्स। आप अपना इनबॉक्स चेक करो। ये इनबॉक्स में क्या होगा, आपने अपनी ईमेल भी चेक कर रहे हो और आप अपना जो पोर्टल है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, जो जॉब पोर्टल है वो भी चेक कर रहे हो। आई होप इससे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब इस पोर्टल पे जाके आप चेक करोगे अपना इनबॉक्स। ठीक है, कि आपको किसी ने मेल तो नहीं किया है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब दूसरी पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि अपना दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, तो देखो, यहां से हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि अगर मैं बात करूं अपने दूसरे पॉइंट की, वो है लैक ऑफ पैशन। ओके, आपका लैक ऑफ पैशन। अब ये पूछोगे अश्विनी लैक ऑफ पैशन कैसे, मतलब जॉब मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें मेरा पैशन क्या करेगा। देखो, अगर ये सारी जॉब में नहीं होता है कि आप अपना लैक ऑफ पैशन देखोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जॉब में अगर आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में लाइक 50% जॉब में क्या होता है, वो आपसे क्या मांगते हैं। पहली चीज़ आपका रिज्यूमे, पहली चीज़ होती है आपका रिज्यूमे, एंड दूसरी चीज़ होती है कवर लेटर। राइट, ये दो चीज़ें ही मांगते हैं जब आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हो, आपकी उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर रहे हो या किसी भी चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ओके, ओके। अब ये रिज्यूमे आपका कब देखा जाता है, जब आप वो देख लेते हैं कि यार ठीक है बंदा ठीक है, हम कॉल कर लेते हैं। रिज्यूमे उसके लिए होता है कि आपकी बेसिक डिटेल वो जो इंटरव्यूअर है वो उठा ले। अब कवर लेटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये बताया जाता है कि आपको कंपनी क्यों हायर करे और आप क्यों बेस्ट हो। तो लैक ऑफ पैशन की क्या है कि आप किसी भी कंपनी में कवर लेटर नहीं भेज रहे हो, सिर्फ अपना रिज्यूमे भेज देते हो। कवर लेटर की बारी आती तो आप कहते हो अरे यार मैं क्या करूंगा, ये नहीं भेजता, है ना, ये वाली बात है। तो देखो, कवर लेटर को अच्छे से डिजाइन करना है हमने और इसमें बताना है कि वाई यू आर बेस्ट इस रोल के लिए और वो आपको क्यों हायर करें। ठीक है, कवर लेटर में वो सब लिखते हैं। एक एग्जांपल कहीं से टेम्पलेट उठा लेना, देख लेना, इतना कुछ भी उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक सी डिटेल जो आपको बेस्ट बनाती है वो कवर लेटर में लिखो, और ये लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं भेजते हो तो इंटरव्यूअर देखता है कि अरे यार
कवर लेटर तो है ही नहीं, इस चक्कर में आपको अप्लाई नहीं होता है। मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जनरल केसेस की बात, बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव योर दैट रिज्यूमे और योर प्रोफाइल, राइट, ताकि आपके पास कॉल आ सके। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। देखो अब आपकी सारी चीजें क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपने सारी चीजें स्किल्स एक्वायर कर ली हो, है ना। आपके पास जैसे आप जावा के लिए जॉब देख रहे हो तो आपको जावा के लिए जॉब है ना। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग के लिए देख रहे हो तो आपको डीई की जॉब है। आप डेवऑप्स के लिए देख रहे हो तो डेवऑप्स के लिए है। अब इन सबकी एक कंपनी में जॉब है, सबके लिए कंपनी में जॉब है, ठीक है। लेकिन आपने क्या बोला है कि आपने सबकी स्किल्स दे रखी हैं। तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, आपके पास स्किल्स है तो आपने क्या बोला है, आपने स्किल्स दे रखी हैं सबकी। अब वो स्किल्स कैसे दे रखी है कि आपने बोल रखा है कि मेरे को जावा आता है, मेरे को भाई 8 तक आता है बहुत अच्छे से, मेरे को स्प्रिंग बूट भी आता है, और मुझे भाई डेटाबेस की भी नॉलेज है। लेकिन आप जॉब अप्लाई कर रहे हो डेवऑप्स के लिए, आपने भाई बोला यार यार डेवऑप्स तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, मैं इसका अप्लाई करके क्या करूंगा। लेकिन देखो यार दोस्त, आप अप्लाई किस रोल के कर रहे हो, डेवऑप्स के लिए, है ना। आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो, जावा के लिए। तो अगर आप ये स्किल्स ही मेंशन नहीं करोगे अपने रिज्यूमे में, तो आपको ये कॉल आएगी क्यों। अगर मैं हायर कर रहा हूँ डेवऑप्स इंजीनियर को, तो आपको ये कॉल आएगी क्यों। तो आपने क्या कर रखा है यहाँ पे, अपनी जो स्किल्स है, ठीक है, उसको अंडर वैल्यू कर रखा है, अंडर वैल्यूइंग योर स्किल्स, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा उभारो। अगर आपको लगता है कि आप 50% तक भी जानते हो इसके बारे में, 50% तक भी आप क्लियर हो, तो अब देखो, बहुत मैं मानता हूं कि मैंने हर वीडियो में ये बोला होगा कि आप जब तक 90 से 100% श्योर ना हो, मैंने ये बोला होगा आप 90 से 100% श्योर ना हो किसी स्किल्स के बारे में, उनको मत लिखो। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जॉब आने के लिए कि आपसे जॉब कब आएगी, आप एटलीस्ट 50% हो। मैं तो ये कह रहा हूँ यार 25% भी हो ना तब भी लिख दो, ठीक है। लेकिन जब आपका इंटरव्यूअर आपसे, ये बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो बोल देना यार मैंने थोड़ा सा काम किया है, मैं आपको ना प्रॉपर ऐसे आंसर नहीं दे सकता, मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैं एक्सपर्ट हूँ, थोड़ा बहुत काम किया है, ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है, अब आपने, मैंने यहां से आपसे 4 पॉइंट की बात की, है ना। अभी तक हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अभी इससे आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज, कि देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ पहले कि स्किल्स आपने लिखनी है, ठीक है, उनकी वैल्यू देनी है, अंडर वैल्यू नहीं रखना है। आपको अच्छे से जॉब सर्च करनी है और सर्च करके छोड़ नहीं देनी है बीच में। आपको कवर लेटर और जितनी भी वो डिटेल पूछेगा वो सारी चीजें बतानी है, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो गया कि आपका एक रिज्यूमे बनेगा, है ना, ये रिज्यूमे बनेगा। तो ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको अप टू मार्क, किसी में भी कथा नहीं लिखनी है यहाँ पे कि स्किल्स में कि आई वर्क ऑन जावा फलाना ढिमका, ये पूरी कथा नहीं लिखनी है पूरे में किसी में। रिज्यूमे में तुम्हें डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि मैंने एक एपीआई इंप्लीमेंट की, वो ये करती है, मैंने डीबी के व्यूज बनाए, वो ये करते हैं, मैंने एपीआई फैच की, वो ये करती है, मैंने भाई कुछ एक बहुत बड़ा इशू था प्रोडक्शन पे, वो सॉल्व किया, वो इशू ये था, मेरा एक प्रोजेक्ट है वो ये करता है, मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है वो ये करता है, मुझे अवार्ड्स मिले हैं, एक एक लाइन, मुझे ये अवार्ड मिला है, ये लाइन, कुछ भी बड़ा चढ़ा के मुझे लिख देना, वो पूछ लेगा, ये लाइन, और एक ये लाइन। अब नीचे मेरी भाई पर्सनल स्किल्स में क्या क्या आता है मुझे, मतलब प्रोजेक्ट ट्रस्ट में क्या आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक लाइन, बस तुम्हारा रिज्यूमे हो गया। वो 4 पेज बनाने की क्या जरूरत है। तो यहां से क्या होगा, जब तुम्हारा एक बढ़िया सा गुड लुकिंग सा भाई तुम्हारा रिज्यूमे बनेगा, ऑब्वियसली अगर मेरे को वो रिज्यूमे देखेगा तो मैं सेलेक्ट करूंगा। तो इस पे हम बोलेंगे एप्लीकेशन नीड टू वर्क, और तुम्हारा रिज्यूमे होगा वो अच्छा होना चाहिए, रिज्यूमे गुड रिज्यूमे होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा। और टेम्पलेट में इतनी सारी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, अगर आपको फिर से एक अच्छी टेम्पलेट चाहिए रिज्यूमे के लिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैं मेरे को बताना, कमेंट कर देना, अगर आपको चाहिए मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसर्च, ठीक है। अब
ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट सपोज एक कंपनी है, जैसे मैं रिसेंटली देख रहा था, एक नोएडा में कंपनी है टू द न्यू, टू द न्यू करके, ठीक है। अब इस कंपनी का पूरा नाम है आपका टू द न्यू। इस कंपनी ने क्या किया था, मेरे को लास्ट जब मैं ग्रेजुएशन में था मेरे को एचआर राउंड में निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, ये कंपनी है, ये मोस्टली किस पे काम करती है, एंड्रॉयड पे। और अभी मैं क्या काम करता हूँ, माइक्रो सर्विस डेवलपर, है ना। तो अगर ये इनका प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड पे है, मैं माइक्रो सर्विस पे काम कर रहा हूँ, इनको नहीं चाहिए माइक्रो सर्विस डेवलपर। अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा कि यार अश्विनी एक काम करो, इसमें ना अप्लाई कर दो, टू द न्यू में अप्लाई कर दो, तो क्या होगा, मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं होगा यार, उनको जरूरत ही नहीं है ना माइक्रो सर्विस डेवलपर की। पहली बार उनके करियर पेज पे जाओ, सर्विसेज में जाओ, करियर पेज आपको देखेगा कि उनको कैसे डेवलपर्स की जरूरत है। दे आर नॉट हायरिंग फॉर, देखो यार जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो एसडी के लिए हायरिंग करती है, उनको कुछ नहीं मतलब होता तुम किस चीज पे काम कर रहे हो, उनको मतलब होता है आपकी प्रॉब्लम स्किल्स सॉल्विंग कैसी है। इनको मतलब होता है भाई जो छोटी छोटी कंपनी है कि एंड्रॉइड पे काम कर रहे हो, माइक्रो सर्विस पे काम कर रहे हो, जावा पे काम कर रहे हो, इनको उससे मतलब होता है कि आप जावा डेवलपर हो। तो अगर आपने रिसर्च नहीं की, आप फालतू में अप्लाई किए जा रहे हो कि आपकी कंपनी क्या है, तो वैसे ही नहीं सेलेक्ट होने का। तो इससे क्या मेरे को क्या मतलब मिलता है कि पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च कर लो, गूगल कर लो कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अगर वो जावा के लिए हायरिंग कर रही है दोस्त, तो जावा के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर वो लेट सपोज हायरिंग कर रही है डेवऑप्स के लिए, तो आप डेवऑप्स के लिए हायरिंग कर दो, है ना, अप्लाई कर दो, सॉरी। अगर वो हायर कर रही है एंड्रॉयड डेवलपर के लिए, तो आप एंड्रॉयड के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात मेरी, कि थोड़ी सी रिसर्च कर लो पहले, ऐसे अन्नाधुन किसी में अप्लाई मत करो। चलो अगले पॉइंट पे चलता है कि अब आपने बोला मैंने अप्लाई कर दिया, आपके यहां तक अभी हम कितने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, 5 पॉइंट। और आपने बोला कि यार अश्विनी 5 पॉइंट मेरी कोई गलती नहीं थी, अभी तक 5 पॉइंट मेरे टिक 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 गए हैं आपने जितना भी बताया, फिर भी मेरे पास कॉल नहीं आ रही। तो देखो एक पोर्टल पे, जो जॉब पोर्टल होता है ना, उस पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज पड़ी रहती है ऐसे करके कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। तो लेट सपोज आप काम कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ 6 LPA पे, है ना, और आपने ये डाल दिया यहाँ पे कि भाई मेरे को चाहिए सीधे सीधे 20 LPA। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप ले सकते हो 20 LPA, बट लेट सपोज आपने थोड़ी ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन डाल दी, और इसको थोड़ा और हाइपोथेटिकल बनाने के लिए आपने डाल दी 30 LPA। आप ये भी ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये रिक्रूटर के लिए थोड़ा सा अजीब है। ये आप इस पे पहली बार तो डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे जब तक कि कोई बड़ा हाथ नहीं मारता है, मतलब बड़ा हाथ कैसे, वो फैंग लेवल की कंपनी मारता है। इस पे कैसे पहुंचोगे, वो भी स्टेप्स वाइज पहुंचोगे। आपकी अगर सैलरी 20 है और आप 30 डालते हो तो वो दिखने में अच्छा लगता है। अगर आपकी सैलरी 4 लाख के आप 30 डालते हो तो देखने में अच्छा नहीं लगता। इंटरव्यूअर बोलेगा यार मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 50% हाइक दे सकता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 100% हाइक दे सकता हूँ, तो आप ये क्या मांग रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इस वजह से आप एक काम करना, कभी भी वो एक्सपेक्टेड सैलरी वाला जो कॉलम होता है ना, सैलरी वाला, या फिर तुम्हारी जो भी एक्सपेक्टेड, उसको कभी भरना ही मत, उसको 0-0 रहने दो। जब तुम्हारे पास कॉल आएगी, इंटरव्यू हो जाएगा, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। परफेक्ट है। अब चलते हैं अपने 7 पॉइंट की तरफ कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन हो गई। अब देखो, अब एक और बात आती है यहाँ पे, ये थोड़ा सा, ये किन के लिए है, जिन लोगों को स्विच करना है, ठीक है। थोड़ी सी इन लोगों की बात कर लेते हैं यार, है ना। तो जिन लोगों को स्विच करना है, मेरे जैसे लोग, है ना। अब यहाँ पे सीन क्या बनता है, मुझे स्विच करना है, मुझे एक्सपीरियंस है 3 साल का, और 3 साल में वो दे रहे हैं 15 लाख रुपए, और लेट सपोज मेरी सैलरी ऑलरेडी, मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी 50 लाख है, तो दूसरा 50 LP है, मैं पहली बार जाऊंगा ही नहीं, है ना। और अगर मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी सैलरी अगर 10 लाख है और 15 दे रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि मैं अप्लाई कर दूं। लेकिन उनको इसके लिए चाहिए क्या, कि मेरा जो एक्सपीरियंस होगा और जो मेरी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग जो मैं मांग रहा हूं वो ज्यादा है, और आपके अकॉर्डिंग वो कम है। तो ये क्लैश होता है कि मैं यार जितने मांग रहा हूं वो दे नहीं रहे हैं, और आप क्या करोगे, चलो ठीक है, मैंने बोला कि यार मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे को 15 दे देना, बट उनको क्या चाहिए, उनको वही 5 साल के एक्सपीरियंस पे 15 देंगे वो।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस होता है ना वो कम पड़ जाता है ना। तो ऐसे मेरे साथ हुआ था पुब्लिसिक सेपिएंट, हो तो गया था मेरा, लेकिन ये रियल है, कहानी है, बता रहा हूँ कि जब क्लाइंट इंटरव्यूज हुए थे तो वो सारे इंटरव्यू मैंने निकाल दिए थे, लेकिन क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी, उसने कहा कि यार मुझे मतलब नहीं है कि तुम पे क्या आता है क्या नहीं आता है, अगर तुम पे कुछ भी नहीं आता हो, तुमने इंटरव्यू निकाल दिया सेपिएंट का, अब तुम्हें क्लाइंट में आना, तुमने क्लाइंट का इंटरव्यू निकाल दिया, तुमको मिनिमम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3.5 ईयर का होना चाहिए, और जब मुझे एक्सपीरियंस था 1.8 का, तो इस वजह से मेरा बहुत में हो नहीं रहा था। ठीक है, तो यही कहानी होती है कि उनको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि आप एक चीज के लिए ओवर क्वालिफाइड हो, तो वो तो एक है ओवर क्वालिफाइड। ठीक है, उनको सिर्फ चाहिए, ये होता है बहुत से केसेस में और बहुत से में नहीं भी होता है, कि उनको चाहिए सिर्फ भाई वो बीटेक डिग्री वाले, है ना, और चाहिए कोई लेट सपोज बीसीए वाले, और आप हो सीधे कि आपने कर रखा है बीटेक के बाद एमटेक भी कर रखा है, तो इस केसेस में आपकी प्रोफाइल नहीं सेलेक्ट होती है। तो ये सारे देखने वाले, और ये सब हमें पता कैसे चलता है, जब मैं सर्च करूंगा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मैं जेडी पढ़ूंगा कि जेडी क्या है ना, कि वो तो जॉब तो जब आपके पास कॉल आएगी तभी आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये तो पढ़ नहीं पाओगे, सर्च करके ही और कंपनी के करियर पेज पे जाके ही पता चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये दो पॉइंट आखिरी के जो मैं डिस्कस करूंगा, सेवेंथ ये एट्थ हुआ था मेरा, है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो ना, तो सबसे पहले चाहिए होता है आपको कनेक्शंस। कैसे? मैं रेफरल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्त, मैं कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखो, बहुत बार क्या होता है कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, और उस दोस्त की जान पहचान है आपके मैनेजर से। ठीक है, अगर वो आपका दोस्त रेफरल भी नहीं लगाएगा, बट आपको पता होगा कि आपका ना इंटरव्यू चल रहा है उसकी कंपनी में, तो उस मैनेजर ने आपके दोस्त से पूछा कि यार आपका जो इंटरव्यू हुआ है ना, वैसे तो हम 100% तो लेते हैं सबको अंदर, पर तुम दोस्त हो उसके, तो उन्होंने पूछा कि यार तुम्हारा जो दोस्त है ना वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, 90% ही परफॉर्म कर पाया, तो क्या करें, ले लें उसको? दोस्त से पूछा, उसने कहा यार ठीक है, काम कर लेना, आप ले लो उसको। तो इस केसेस में आपको ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना सीखो पहले। किसी भी कंपनी में बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन होना चाहिए, बड़े बड़े लोगों से मैं ये नहीं कह रहा सीटीओ से कनेक्शन होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारा जो होगा सीनियर डेवलपर, मैनेजर, इनसे तो बात तुम्हारी होनी चाहिए यार, अपने मैनेजर से तो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी के मालिक से जाके दोस्ती कर लो, या फिर उसके फाउंडर से जाके दोस्ती कर लो, वो नहीं कह रहा मैं, ठीक है। हाँ, अब अगले पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे फिर से मैंने गलती कर दी, है ना। अब वो बात करते हैं कि अपने लास्ट पॉइंट की तरफ है, यहाँ पे आती है रेफरेंस की। देखो यार, कभी भी ना ये चक्कर में मत पड़ो, जो भी लोग बड़े बड़े फैंग में काम करते हैं, आई नो कि यार आप रेफरल के लिए बोलते हो उनको, लेकिन देखो वो क्या बोलते हैं कि यार मुझे ना 1 मिनट में 10 मैसेजेस आ रहे हैं। यार ये तो क्लिक पर रेट से भी ज्यादा हो गया जितनी अमेजोन की वेबसाइट का आते हैं, ठीक है इससे भी ज्यादा आते होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट में 10 मैसेज आ रहा है। आज मैंने लेटेस्ट पोस्ट देखी लिंक्डइन पे कि 10 रेफरल के मैसेजेस आ रहे हैं, और अगर वो पोस्ट देखे हुए आप उनकी, तो पोस्ट पे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 100-200 लाइक होंगे। यार आपको 1 मिनट में 10 मैसेज आ रहे हैं रेफरल के लिए, तो लाइक 200 क्यों आ रहे हैं सिर्फ, है ना। तो देखो, ये तो बात रही फालतू फर्जी की बात कि ये लोग शो ऑफ ज्यादा करते हैं। अब आपके क्या करना है, जब आपकी ना, आपने रेफरेंस ढूंढना है किसी अच्छे और जेन्युइन बंदे को जो आपको रेफर कर दे कंपनी में। पहली बात कि आपको रेफरल मिल गया, रेफरल मिलने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपको रेफरल भी नहीं है इसी में, डायरेक्ट जाओ और उसके एचआर से बोलो। जब आप रिक्वेस्ट कनेक्शन भेजते हो ना किसी को, नया कनेक्शन भेजते हो लिंक्डइन पे, तो एक ऑप्शन आता है वहां पे ऐसे करके, उस पे लिखा होता है ऐड नोट। ठीक है, मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कभी कभी, मतलब मेरे को ये 1 मिनट में 10 मैसेज नहीं आते, ठीक है तो उस पे ना मैसेज टाइप करके आप भेज सकते हो, बड़ा प्यारा सा, कि यार हाय, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, माई एक्सपीरियंस स्किल्स, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट। बस आपको एचआर तुरंत कांटेक्ट कर लेगी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है, बढ़िया। नहीं तो आप क्या करोगे, सीधे करियर पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एक और चीज क्या करोगे, कि रेफरल तो आप ले ही रहे हो,
सबसे बड़ी बात, अगर आपकी प्रोफाइल जो है लिंक्डइन की वो स्ट्रांग है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, लोग आएंगे, फिर वो चाहे फैंग से क्यों ना हो, ठीक है, वो अपने आप आपको कॉल्स आएंगी, चाहे फिर वो गूगल से हो या अमेजोन से हो, कुछ नहीं करना है आपको। तो ये पॉइंट आपको 1 से लेके 10 तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प करवाया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है या कुछ भी और पूछना है, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो बाय।